नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। देहरादून जनपद के हरिपुर कालसी में उत्तराखंड का पहला भव्य यमुना घाट तेजी से आकार ले रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चल रही इस परियोजना को जुलाई 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। करीब 1 किलोमीटर लंबे इस घाट को यमुना के प्रमुख धार्मिक तीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां श्रद्धालु स्नान और पूजा अर्चना कर सकेंगे। साथ ही घाट के पास 25 फीट ऊंची मां यमुना की प्रतिमा और मंदिर निर्माण की भी योजना है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 29 और 30 मई को 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। उनके दौरे को लेकर प्रदेश बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। महिला मोर्चा ने उनके स्वागत की विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत को लेकर योजना बैठकें चल रही हैं। मार्ग में पड़ने वाले सभी मंडलों में बूथ स्तर तक कार्यकर्ता भव्य स्वागत करेंगे। जी, उनके स्वागत में हम लोग पहले तो पूरा हम लोगों की योजना बैठक चली रही इस संदर्भ में भी, तो सारी मंडलों की हमारी जितनी जो मंडल रास्ते में पड़ते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, तो पूरी महिला मोर्चा पूरे मंडल बीच में स्वागत करेंगे और विशेष स्वागत उनका जहाँ भी कार्यक्रम उनका अभी निश्चित होगा वहाँ पर रहेगा। ऊपर से महिला मोर्चा विशेष तौर पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि हम ने आज तक जो हमने भी अपने मतलब व्रत रखना होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आगे, तो जब से मैं बनी हूँ और आज तक हमारे क्या क्या कार्यक्रम हुए, राष्ट्रीय कार्यक्रम, हमारे प्रदेश के कार्यक्रम, वो हम सब पेश। मसूरी विधानसभा से विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के एक बयान ने राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया में हलचल तेज कर दी है। मीडिया को लेकर दिए गए उनके कथित बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बयान के बाद विपक्ष ने इसे मीडिया के प्रति असम्मान और सत्ता के अहंकार से जोड़ते हुए निशाना साधा है। मंत्री ने आके यह भी दावा किया कि वो 5वीं बार भी विधायक बनेंगे। सुनिए क्या कुछ कहा। इस पर अमल करें और प्रधानमंत्री की छबील में अपना योगदान दें। उसमें आपका नाम भी काफी लिया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? अब कोई टटपूंजी चैनल के आजकल तो रोज एक चैनल खुल जाता है। मेरी पार्टी मुझ पर भरोसा करती है, ऐसे ही यदि 4 बार विधायक बन गया, इंतजार करिए 5वीं बार भी गणेश जोशी यहाँ से विधायक। बीजेपी देश भर में अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को वैचारिक और आधुनिक तकनीक से जोड़कर आगामी संगठनात्मक चुनौतियों के लिए तैयार करने के उद्देश्य से पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान चला रही है। उत्तराखंड में इस अभियान का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि पहले चरण में प्रदेश के सभी 304 मंडलों में प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए गए, जिनमें करीब 38,000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। 2026 के अंतर्गत हमने इस उत्तराखंड प्रदेश में प्रथम चरण में सभी 304 मंडलों में प्रशिक्षण वर्ग संपन्न कराए हैं और इसमें लगभग 38,000 लोगों को हमने मंडलों में प्रशिक्षित किया है। और इसके अतिरिक्त अगले चरण में हमने जनपद स्तर के प्रशिक्षण वर्ग लगाए हैं। हमारे 19 संगठनात्मक जनपद हैं, उन सभी में भी हमने प्रशिक्षण वर्ग संपन्न करा लिया। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी अभी से तेज हो गई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह बीजेपी के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर मौजूदा सीएम पुष्कर धामी पर टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस पर बीजेपी प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में एकजुट है, जबकि कांग्रेस में आंतरिक कलह है। ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि भाजपा के पास तो एक चेहरा है, उसी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। आदरणीय मोदी जी और आदरणीय धामी जी के नेतृत्व में चुनाव यहाँ पर होगा। उनके यहाँ तो अनगिनत चेहरे हैं। आप देख लो ना, 2017 के कौन चेहरे थे, 2019 में कौन चेहरे थे, 2022 में कौन चेहरे थे, 24 में कौन चेहरे थे,
और उन चेहरों की क्या हालत हुई, जनता ने उनको किस तरीके से नकारने का काम किया, ये आपके सामने है। और हरीश रावत जी जब भी बोलते हैं बिल्कुल सही बात बोलते हैं, वरिष्ठतम नेता हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी सरकार पर लोकायुक्त गठन को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में लोकायुक्त को लागू करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। गोदियाल ने दावा किया कि साल 2016 में कांग्रेस सरकार के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत के समय विधानसभा में लोकायुक्त नियुक्ति का प्रस्ताव पारित हुआ था और फाइल आगे बढ़ाकर राज्यपाल को भेजी गई थी, लेकिन वो अभी तक लंबित है। देखिए, ये जब तक सत्ता में रहेंगे तब तक ये लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं करेंगे। जब कांग्रेस सत्ता में थी 2016 में, हरीश रावत जी की सरकार थी, उस समय विधानसभा से ये प्रस्ताव पारित करके कि लोकायुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए, संस्तुति के साथ महामहिम श्री राज्यपाल जी को प्रेषित की गई थी। तब से वो फाइल अब तक धूल खा रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकायुक्त की नियुक्ति होने पर असहजता महसूस करती है। इनका भ्रष्टाचार करना प्राथमिकता है और लोकायुक्त का भ्रष्टाचार रोकना ही काम होता है। ऋषिकेश में हेमकुंड साहिब तीर्थ यात्रा की शुरुआत से पहले श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर देश भर से पहुंचे श्रद्धालुओं में भारी उत्साह और उमंग देखने को मिला। रवाना करने से पहले उपराज्यपाल ने गुरुद्वारे में पहुंचकर अरदास की और सभी यात्रियों की सुरक्षित यात्रा की कामना की। जानकारी के अनुसार हेमकुंड साहिब के कपाट 23 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। इसके साथ ही इस वर्ष की वार्षिक तीर्थ यात्रा का औपचारिक शुभारंभ हो जाएगा। ये यात्री जो जा रहे हैं ये पहले से ही ब्लेस्ड है, क्योंकि इनको भगवान की तरफ से निमंत्रण आया और ये यात्री बन के जा रहे हैं। हम तो इनको यही अरदास करेंगे कि जब वहां पहुंचोगे तो हमारे भारत के लिए, हम सब के लिए जरूर अरदास करना। हाँ, गुरु साहब जी की अपार किरपा का सदका पहला जत्था हेमकुंड साहिब रवाना हो रहा है। बहुत खुशी है, संगत विच बहुत उत्साह है। गुरु साहब हमेशा किरपा बनाई रखन, सारी संगत ते खुले दर्शन दीदारे बख्शिश करन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सार्वजनिक सड़कों पर नमाज न पढ़ने की सख्त चेतावनी का उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने समर्थन किया है। शम्स ने कहा कि इस्लाम में इबादत के नियम तय हैं और सड़क पर नमाज पढ़ना उचित नहीं माना जाता। उन्होंने कहा कि यदि नमाज के कारण आम लोगों को परेशानी होती है या एम्बुलेंस जैसी सेवाएं बाधित होती हैं तो यह धार्मिक दृष्टि से भी सही नहीं है। सुनिए क्या कुछ कहा। मुझे लगता है कि युवा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार नमाज को लेकर सड़क पर पढ़ने के लिए बयान दिया है वो पहले भी दे चुके हैं और इस्लाम में भी ये इस्लाम का पार्ट नहीं है। सड़क पर नमाज पढ़ना हर चीज़ का इबादत के कुछ रूल्स होते हैं, इसे कहते हैं हक्कुल इबाद। इबादत के भी कुछ नियम होते हैं। आप ऐसी गंदे रोड पे सड़क के ऊपर बिछा के थोड़ी पढ़ सकते हैं, और वो भी नमाज जैसी चीज़ पढ़ रहे हैं जिससे किसी को दिक्कत हो रही है, रोड्स ब्लॉक हो रहे हैं और एम्बुलेंस में लोग खड़े हैं, और अगर हमारी वजह से कोई परेशानी किसी को होती है तो आपकी नमाज तो ज़ाया हो ही गई और उल्टा आप गुनाह के मुस्तहिक बन गए। जयकारों और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पंच केदारों में द्वितीय केदार श्री मद्महेश्वर धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए हैं। श्री ओंकारेश्वर मंदिर से गौंडार होते हुए पहुंची भगवान मद्महेश्वर की उत्सव डोली के आगमन के साथ ही पूरा धाम हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। कपाटोद्घाटन के अवसर पर मुख्य पुजारी शिव शंकर लिंग एवं वेद पाठियों द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना संपन्न की गई। लगभग 11 बजे कपाट खुलते ही 1135 से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान मद्महेश्वर के प्रथम दर्शन कर आस्था व्यक्त की। उत्तरकाशी में जंगल की भीषण आग पर देर रात काबू पा लिया गया। ज्ञानसू से साल्ट रोड बासु गांव के पास लगी आग ने इलाके में दहशत फैला दी थी। आग के रिहायशी क्षेत्र तक पहुंचने का गंभीर खतरा बन गया था, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। स्थिति को देखते हुए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर सर्विस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने
त्वरित अभियान चलाया। लगातार प्रयासों के बाद देर रात तक चले अभियान में आग पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया गया और बड़ा नुकसान टल गया। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद बुग्गावाला क्षेत्र में 3 तलाक और हलाला के खिलाफ आवाज उठाने वाली पीड़िता शाहीन को वक्फ बोर्ड द्वारा सम्मानित किया गया। उनके साहसिक कदम और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाने को देखते हुए वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने उन्हें शॉल उड़ाकर और फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान शाहीन के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें समाज में जागरूकता फैलाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के लागू होने के बाद बुग्गावाला क्षेत्र में 3 तलाक और हलाला के खिलाफ आवाज उठाने वाली पीड़िता शाहीन को वक्फ बोर्ड द्वारा सम्मानित किया गया। उनके साहसिक कदम के लिए वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने शॉल और फूल मालाएं पहनाकर उनका हौसला बढ़ाया। आगे आइए, आप इसको छोड़ दीजिए, ये डालिए आप। वाह, देखो बहनें आई हैं आपका स्वागत करने के लिए। ये माशाल्लाह, आइए आगे आइए आप भी। माशाल्लाह। देखिए 1 साल यूसीसी को हो गया। यूसीसी के 1 साल पूरा होने के बाद ये पहला मामला हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र से आया है और मैं बधाई दूंगा शाहीन को, उसके पूरे परिवार को कि उसने एक जिम्मेदार महिला, एक बेटी का जो रूप उसने इख्तियार करके और हलाला के खिलाफ एक आवाज उठाई है, एक्सपोज किया है उस परिवार को। और मैं बधाई दूंगा उनके पूरे परिवार को कि उन्होंने वो ताकत उस बेटी को दी पढ़ा लिखा कर कि बेटा तुझे घबराना नहीं है, सच को ताकत से बोलना है। नहीं तो हमारी बहनें तो घर में दब के बैठ जाती हैं, उनको लगता है परिवार की इज्जत है, मैं क्या बोलूंगी, किसके सामने बोलूंगी। आज उस बहन बेटी ने ये बात कही है कि उसके साथ जो जुल्म हो रहा है वो मर जाएगी लेकिन ये गंदा काम नहीं करेगी। ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, इस्लाम को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये जिना है जो बेटियों के साथ कराया जा रहा है। रात को कोई तय करे कि मैं तेरे साथ निकाह कर लूं, सुबह को छोड़ दूं, मजाक बना दिया इस्लाम का। ये कैसा कौन सा इस्लाम बता रही है? ये अल्लाह का इस्लाम नहीं है कि गलती करे शौहर, दारू पी के शौहर आए, नशा करके शौहर आए, गुस्से में शौहर आए बीवी को तलाक दे दे। बीवी नमाजी है, दीनदार है, उसको तलाक दे दें आप, वो तलाक दे दे बेचारी को और बाद में कहा जाए कि अगर परिवार को जोड़ के रखना है तो हलाला, बीवी को हलाला करना पड़ेगा। अरे बेटी क्यों हलाला करे? हलाला करे ये मर्द, इसका हलाला होना चाहिए। जो दारू पी के आया है, जो गुस्से में आया है, जो नशा करके आया है, इसका कराओ हलाला। और वो मौलाना इसके साथ हलाला करे, ये मौलाना के साथ हलाला करे और इनके बीच पता चले इन्हें हलाला क्या होता है। मजाक बना के रख दिया इस्लाम का। एक अजीबोगरीब बात चल रही है। अब बहनों की आवाज खड़ी हुई है, यूसीसी लागू हो गया है और ये बहनें आवाज लगा के कह रही हैं हमारा भाई नरेंद्र, हमारा भाई धामी जब तक रहेगा हमें किसी से नहीं डरेंगे। अब मोदी और धामी सरकार है, मोदी धामी सरकार का दम दिख रहा है। ये उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ, उसकी आवाज आ रही है कि बहनों को एक हौसला मिला है। और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के नाते मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ ये कहने के लिए कि आपके केस की सारी जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड लेगा। आपको पैसे से भी घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। आप मुस्लिम बेटियों की आवाज है और ऐसी वोकल आवाज को हम आवाज देने आए हैं। यूसीसी कानून बहुत अच्छा कानून निकाला है। हमारे धामी जी ने हम महिलाओं का दुख समझा है, उन्होंने बहुत अच्छा कानून निकाला है और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम महिलाओं के साथ ये अत्याचार होते ही रहते हैं, होते ही आ रहे थे। अब हम बहनें कितनी घुट घुट के जिएगी? हम घुट के नहीं जीना चाहते, हमें इंसाफ मिलकर ही रहेगा। और ये मजाक समझ के रखा है, 3 तलाक दे दिया और कह दिया कि जिसके साथ मैं कहूँगा अपने भाई के, अपने बाप के साथ, उसके साथ तुझे हलाला करना पड़ेगा। क्यों करें हम हलाला? क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है? क्यों होता है हमारे साथ ये ऐसा? ये यूसीसी कानून जो निकला है इसे लेकर के हम महिलाओं को एक दिल में हौसला बढ़ गया है, हमारा एक हौसला बढ़ गया है कि हमारे साथ अब ये, हमें उम्मीद है सरकार से कि हमारे साथ अभी अन्याय नहीं होगा। हम अब घुट के नहीं जीना चाहते, हम खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं। और हम बहनों के साथ बहुत अत्याचार होते हैं, बहुत घुट घुट के जिया जाता है। हम बहनों को मजाक में कह देते कि तलाक तलाक। मैं कहती हूँ ये मामला खत्म होने चाहिए। सरकार को क्या कहेंगे आप? मैं तो सरकार को ये कहती हूँ कि ये मामला खत्म कर देने चाहिए, इन जालिमों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारा यकीन है कि एक सूखा हुआ पत्ता भी पेड़ से तब गिरता है जब मेरा बहनों की आवाज बनी। इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। एक बार जोरदार तालियां।
अमरीन राव आगे आइए, आप इसको छोड़ दीजिए, ये डालिए आप। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वाह, बहुत अच्छा। देखो बहनें आई हैं आपका स्वागत करने के लिए। ये देहरादून समेत उत्तराखंड के कई इलाकों में गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर चेतावनी जारी की है और अगले कुछ दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। देहरादून, जौलीग्रांट और डोईवाला क्षेत्र में भीषण गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाओं से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। वहीं प्रशासन ने भी अलर्ट जारी करते हुए सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए हैं। पे जब भी समर स्टार्ट होती है तो लगभग 35 से 38 डिग्री टेम्परेचर हम लोग सहन कर सकते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी है 35 से 38 टेम्परेचर यूजुअली सहन कर लेती है, बट जब टेम्परेचर 39-40 डिग्री होता है ना, तो बॉडी का जो थर्मोस्टाट है वो डिसरेगुलेट हो जाता है। तो ऐसे में ना हीट स्ट्रोक होने का डर रहता है। अभी जब से मई स्टार्ट हुआ है, गर्मी का काफ़ी असर दिखाई दे रहा है बच्चों पर। यहाँ पर उल्टी दस्त की ओपीडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लगभग 90% पेशेंट उल्टी दस्त से ही आ रहे हैं और कई मरीज सिवियर डिहाइड्रेशन में भी जा रहे हैं, जिससे कुछ बच्चों की इवन जान तक नौबत आ गई, जान जाने की भी नौबत आ गई। आप देखेंगे अगल बगल कहीं भी आपको कोई चलता फिरता नहीं दिखेगा दोपहर में। 12 से 4 तक तो लॉकडाउन जैसी स्थिति लग रही है। बस ग्राहक या तो सुबह और शाम ही निकल रहा है। मैं तो कह रहा हूँ इस समय घर से निकलना ही नहीं चाहिए। दोपहर में 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। चमोली जनपद के बद्रीनाथ वन प्रभाग के बिरही क्षेत्र में जंगल की आग बुझाने के दौरान एक दर्दनाक हादसा पेश आया। आग बुझाने गए फायर वॉचर राजेंद्र सिंह की चट्टान से गिरकर मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार राजेंद्र सिंह पिछले 8 सालों से फायर वॉचर के रूप में कार्यरत थे और अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। घटना के बाद इलाके में शोक की लहर फैल गई है। केदारनाथ धाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है और इसी क्रम में जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने हाल ही में लैंडस्लाइड प्रभावित क्षेत्र का भी निरीक्षण किया और राहत और सुरक्षा कार्यों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी पैदल मार्ग पर भी चले और यात्रा व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति परखी। उन्होंने अलग अलग पड़ावों पर यात्रियों से सीधे संवाद कर स्वास्थ्य सुविधा, पेयजल, साफ सफाई जैसी व्यवस्थाओं पर फीडबैक भी लिया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि श्री केदारनाथ धाम की यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी तरीके की सुविधा न हो और ये यात्रा सुगम और सुव्यवस्थित तरीके से संचालित हो। इसी के क्रम में आज मेरे द्वारा सड़क मार्ग का निरीक्षण किया गया। सिरसी, सोनप्रयाग पैदल और गाड़ी के माध्यम से दोनों तरीके से देखा गया है। इसके बाद मैंने पैदल भी देखा है गौरीकुंड तक और जो यात्री यहाँ पर आए हैं उनसे फीडबैक भी प्राप्त किया है। कुछ जगह पर कल शाम को हल्का लैंडस्लाइड हुआ था जो कि गौरीकुंड से थोड़ा पहले था। वहाँ पर जेसीबी इत्यादि की मशीनें लगा करके काफ़ी हद तक कल शाम को ही कर दिया गया था। ऑनलाइन दवाओं के बढ़ते कारोबार और नकली दवाओं की सप्लाई के विरोध में ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। हड़ताल का असर हरिद्वार में भी देखने को मिला, जहां शहर भर की मेडिकल और फार्मेसी की दुकानें बंद नजर आई। फार्मासिस्टों का कहना है कि ऑनलाइन दवा कारोबार से पारंपरिक मेडिकल स्टोर संचालकों को भारी नुकसान हो रहा है। साथ ही भारी डिस्काउंट के चलते नकली दवाइयों की सप्लाई का खतरा भी बढ़ गया है, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। 30 मई 2026 को हमारा राष्ट्रव्यापी बंद है केमिस्टों का, क्योंकि हमारी कुछ मांगे हैं जो सरकार द्वारा हमारी अनसुनी करी जा रही है। हमारा मानना यही है कि ऑनलाइन की दवा व्यवसाय बिल्कुल बंद होना चाहिए। इससे हमारे केमिस्ट पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। डीप डिस्काउंट बहुत ज्यादा दे रहे हैं और पता नहीं नकली दवाओं का प्रचलन चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं। हम लोगों को भी उसकी बदनामी झेलनी पड़ती है। आज ये ऑल इंडिया बंद है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर हम लोगों ने बंद किया है। ये ऑल इंडिया बंद है।
रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र में हुई युवक की हत्या का पुलिस ने 48 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। मामूली विवाद में युवक की जान लेने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। 17 मई को बहबलपुर लव्वा मार्ग पर नदी किनारे एक अज्ञात शव मिला था, जिसकी पहचान 23 साल के कलीम के रूप में हुई थी। आपको बता दें कि जांच में 120 सीसीटीवी की पड़ताल कर पुलिस होटल धरोहर तक पहुंची थी। घटनाक्रम हुआ था थाना भगवानपुर के मंडावर चौकी क्षेत्र में लावा कोई जगह पर थी, वहां पर डेड बॉडी मिली थी पुरुष की। तो अननोन डेड बॉडी थी, पूरा दिन पता करने में कि ये डेड बॉडी किसकी है, और ये तय था जो चोट के निशान थे, जो फॉरेंसिक टीम की फाइंडिंग थी उसके हिसाब से तय था कि उसका मर्डर किया गया है, क्योंकि चोट के जाहिरा निशान थे। उसी शाम हमारी टीमें, कई सारी टीमें बनाई गई। इंस्पेक्टर भगवानपुर के नेतृत्व में, एसएसआई के नेतृत्व में, सीओ मंगलौर को लीड कर रहे थे। तो रात को हमें उस इलाके में एक संदिग्ध कार का मूवमेंट दिखा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।